नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूपी की पाठशाला में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। जो पार्ट है उससे संबंधित आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, धातु एवं अधातु के भौतिक गुणों में अंतर लिखिए। इसी क्वेश्चन को आपसे दूसरी तरह भी पूछा जा सकता है, धातु एवं अधातु की विशेषताएं लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया इसका आंसर हम किस प्रकार दे सकते हैं। तो आपको एक तरफ धातु और दूसरी तरफ अधातु लिखना है। तो धातु में पहला पॉइंट है, ये धातुएं ठोस होती हैं जबकि ये अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में है या तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। दूसरा पॉइंट है, इसमें आघातवर्धन का गुण होता है जबकि अधातु में भंगुरता का गुण पाया जाता है। तीसरा पॉइंट है, इसमें तन्यता का गुण होता है जबकि अधातु में इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। फोर्थ पॉइंट है, ये ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं जबकि अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। पांचवा पॉइंट है, ये कठोर होती हैं जबकि अधातुएं मुलायम होती हैं। छठा पॉइंट है, इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है जबकि अधातु में ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। जो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, धातु एवं अधातु के भौतिक गुणों में अंतर लिखिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम इस प्रकार दे सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। उसमें क्या पूछा गया है, आघातवर्ध तथा तन्य या तन्यता का अर्थ बताइए। तो पहले हेडिंग है आघातवर्ध या आघातवर्धनीय। हम दोनों तरह से इसे लिख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा, धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित करना आघातवर्ध या आघातवर्धनीयता कहलाता है। तो आघातवर्ध या आघातवर्धनीयता क्या होता है, धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित करना आघातवर्ध या आघातवर्धनीयता कहलाता है। तीसरे में दूसरा पॉइंट है, तन्य या तन्यता क्या होती है। जब धातुओं को पतले तार के रूप में खींचा जाता है तो यह क्रिया तन्य या तन्यता कहलाती है। तो तन्य तन्यता क्या होती है, जब धातुओं को पतले तार के रूप में खींचा जाता है तो यह क्रिया या धातुओं का यह गुण तन्य या तन्यता कहलाती है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर दूसरे का भी आंसर दे सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। उसमें क्या पूछा गया है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो इसका आंसर होगा, सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है जो सामान्यतः ताप पर नमी एवं ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। ठंडे जल के साथ क्रिया करने पर तेजी से हाइड्रोजन गैस निकालती है और तेजी से विस्फित होती है। इसीलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में या केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। तो जो सोडियम होता है इसको केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, क्योंकि जो सोडियम होता है अत्यधिक क्रियाशील धातु है और यह ताप एवं ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। अगर इसकी क्रिया ठंडे जल के साथ होती है तो यह हाइड्रोजन गैस निकालती है और फिर तेजी से वाष्पित भी हो जाती है। इसीलिए जो सोडियम होता है इसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर तीसरे का भी आंसर दे सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा गया है, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। तो पहला पॉइंट है खनिज, दूसरा अयस्क, तीसरा है गैंग। तो पहला पॉइंट होगा इसमें खनिज। खनिज क्या होता है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ जिसमें
धातुओं या उनके यौगिक किसी न किसी रूप में समाहित होते हैं, खनिज कहलाते हैं। तो खनिज क्या होते हैं? यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातुएं या उनके यौगिक किसी न किसी रूप में समाहित होते हैं, खनिज कहलाते हैं। इसी में दूसरा पॉइंट था अयस्क। अयस्क क्या होते हैं? ऐसे खनिज जिनसे धातुओं का आसानी तथा लाभदायक तरीके से निष्कर्ष किया जाता है, अयस्क कहलाते हैं। तो अयस्क क्या होते हैं? ऐसे खनिज जिनसे धातुओं का आसानी तथा लाभदायक तरीके से निष्कर्ष किया जाता है, अयस्क कहलाते हैं। तो इस एग्जाम्पल क्या होंगे? एग्जाम्पल होगा इसका हेमेटाइट, मैग्नेटाइट आदि। इसी में तीसरा पॉइंट था गैंग। पृथ्वी से प्राप्त खनिज को मिट्टी, रेत जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें हम गैंग कहते हैं। गैंग क्या होता है? पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्क की मिट्टी, रेत जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें हम गैंग कहते हैं। इसका उदाहरण होगा जैसे बालू, मिट्टी, रेत। तो हमसे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। खनिज पहला पॉइंट, दूसरा था अयस्क और तीसरा पॉइंट था गैंग। तो इस प्रकार जो हमें इन तीनों की परिभाषा देनी थी, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का भी हम आंसर दे सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, मिश्र धातु क्या है? किन्हीं 3 मिश्र धातुओं के नाम, उनके रासायनिक अवयवों के नाम तथा उपयोग लिखिए। तो पहला पॉइंट बोला, इसी में 2 क्वेश्चन पूछे गए आपसे। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया? मिश्र धातु क्या है? तो मिश्र धातु क्या होती हैं? 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तो मिश्र धातु क्या है? 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील या लोहा एवं निकिल क्रोमियम से मिलकर बनती है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा मिश्र धातु का? स्टेनलेस स्टील या लोहा एवं निकिल क्रोमियम से मिलकर बनती है। तो इसी में आपसे इसका उपयोग भी पूछा गया था। तो इसका उपयोग क्या होगा? इसका उपयोग बर्तन, हांडी, उपकरण आदि बनाने में किया जाता है। किस में किया जाता है? इसका उपयोग बर्तन, हांडी, उपकरण आदि बनाने में किया जाता है। इसी में अगली हेडिंग होगी पीतल। पीतल यह तांबा एवं जस्ते से मिलकर बनता है। जो पीतल होता है किससे मिलकर बनता है? यह तांबा एवं जस्ते से मिलकर बनता है। अब हम आगे चलते हैं। उपयोग क्या है? इसका उपयोग बर्तन, मूर्तियाँ, पाइप आदि बनाने में किया जाता है। कांसा यह तांबा और टिन से मिलकर बना होता है। उपयोग बर्तन, मूर्तियाँ, सिक्के आदि बनाने में किया जाता है। जो क्वेश्चन हमसे नंबर 5 हमसे पूछा गया था, मिश्र धातु क्या होता है? किसी एक धातु का नाम लिखिए और उसका उपयोग लिखिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5वें का भी हम आंसर दे सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे। उससे पूछा गया है, अभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 अभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। तो अभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके लवण बनाते हैं, वह अभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके लवण बनाते हैं, अभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे Al2O3 की क्रिया जब 6HCl यानी जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 6 अणु से होती है तो उत्पाद के रूप में AlCl3 के 2 अणु और 3H2O 3 अणु जल के भी प्राप्त
होते हैं। इसी में दूसरा एग्जाम्पल है Al2 की क्रिया जब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो अणुओं से होती है तो उत्पाद के रूप में NaAlO2 के दो अणु और जल का एक अणु हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए, तो जो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं उसका आंसर हम दे सकते हैं, साथ ही उसका एग्जाम्पल भी बता सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे। दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन से विस्थापित कर देंगे तथा धातुओं जो ऐसा नहीं करती हैं। क्वेश्चन पूछा गया है दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन से विस्थापित कर देंगे तथा धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती हैं। तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक आदि धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। तो इसमें कौन कौन सी धातुएं हैं? मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक आदि धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। जैसे Mg यानी मैग्नीशियम की क्रिया जब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दो अणुओं से होती है तो उत्पाद के रूप में MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और प्राप्त होती है, साथ में जो H2 हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी में दूसरा एग्जाम्पल है Ca यानी कैल्शियम की क्रिया जब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दो अणुओं से होती है तो उत्पाद के रूप में CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और H2 हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो क्वेश्चन पूछा गया था दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन से विस्थापित कर देंगे तथा धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती हैं। तो दो धातुओं के नाम कौन कौन से? इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम, साथ ही एक तीसरी धातु इसमें दी गई है जिंक। क्या होता है जब मैग्नीशियम की क्रिया HCl यानी यहाँ पे HCl क्या है? अम्ल है। इसकी क्रिया जब मैग्नीशियम से होती है तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होता है, साथ ही हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है कैल्शियम Ca की क्रिया जब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दो अणुओं से होती है तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर दे सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कारण बताइए। इसी में पहला नंबर ए है प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में के लिए क्यों किया जाता है? क्या पूछा गया? जो प्लेटिनम होता है उसका उपयोग सोना एवं चांदी के जो आभूषण होते हैं उसे बनाने के लिए क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर होगा प्लेटिनम यानी Pt सोना चांदी बहुत कम अभिक्रियाशील धातु हैं। इनकी चमक भी बहुत तेज होती है तथा ये संक्षरित भी नहीं होती हैं, इसीलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। जो प्लेटिनम होता है उसका उपयोग ही क्यों आभूषण बनाने में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा क्योंकि जो प्लेटिनम होता है और बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातु है, इनकी चमक बहुत तेज होती है तथा ये संक्षरित भी नहीं होती हैं, इसीलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। इसी में बी नंबर है सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों करते हैं? से पूछा गया है सोडियम यानी Na, पोटेशियम यानी K, लिथियम यानी Li। जो होता है ये जो तीनों धातुएं होती है इन्हें तेल के अंदर क्यों डिबो कर रखा जाता है? तो इसका आंसर होगा सोडियम, पोटेशियम, लिथियम इतनी अभिक्रियाशील धातु हैं कि इन्हें खुले में रख देने पर ये आग पकड़ लेती हैं, अतः इन्हें विस्फोट से बचाने के लिए केरोसिन में संग्रहित किया जाता है। जो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम होता है इसे तेल में डुबोकर क्यों रखते हैं? क्योंकि ये अभिक्रियाशील धातु हैं, अगर इन्हें खुले में रख दिया जाएगा तो ये आसानी से और बहुत तेज़ी से आग पकड़ लेती हैं
और क्या होती है, विस्फित यानी वाष्पित होने लगती है, इसीलिए इन्हें केरोसिन में डिबोकर रखा जाता है। इसमें सी नंबर दिया गया है। एल्यूमिनियम Al अत्यधिक अभिक्रिया धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में किया जाता है। क्या पूछा गया है, जो एल्यूमिनियम होता है वह अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में किया जाता है। तो इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम ऊष्मा की सुचालक होती हैं तथा यह संचरित नहीं होती है, इसीलिए इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में करते हैं। अब हम चलते हैं डी नंबर पे। निष्क्रिय प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित क्यों किया जाता है? क्या पूछा गया है, निष्क्रिय प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर होगा किसी धातु को उसके सल्फाइड एवं कार्बोनेट की अपेक्षा ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है, इसीलिए अपचयन से पहले धातु सल्फाइड एवं कार्बोनेट की धातु ऑक्साइड में बदल देना चाहिए। इसमें पूछा गया था जो निष्क्रिय प्रक्रम होता है उसे कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क में क्यों परिवर्तित किया जाता है? इसलिए परिवर्तित किया जाता है क्योंकि अगर धातुओं को सल्फाइड एवं कार्बोनेट में हम परिवर्तित कर देंगे तो हमें आसानी से अधिक प्राप्त हो जाएंगे, और अपचयन करने से पहले इन्हें जो धातुएं होती हैं सल्फाइड एवं कार्बोनेट में बदल देना चाहिए, जिससे ये हमें आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार हम डी का आंसर भी दे सकते हैं। तो इसी प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 8वां पूछा गया था, कारण बताइए, इसमें 4 कारण बताए गए हैं, तो इन 4 कारणों का आंसर हम इस प्रकार दे सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, आपने तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ करते हैं, उस समय देखा होगा वह खट्टे पदार्थ बर्तनों को साफ करने में क्यों प्रभावी हैं? क्वेश्चन पूछा गया है, आपने तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ करते हैं, उस समय देखा होगा वह खट्टे पदार्थ बर्तनों को साफ करने में क्यों प्रभावी होते हैं? तो इसका आंसर होगा तांबा ऑक्साइड अम्लों से अभिक्रिया करता है, किंतु तांबा स्वयं अभिक्रिया नहीं करता है, अतः तांबे को पदार्थों द्वारा साफ किया जा सकता है। ये तांबे के संचारित हिस्सों को अलग कर देते हैं तथा शुद्ध तांबा बच जाता है। क्या पूछा गया, जो तांबे के तल्लीन बर्तन होते हैं उन्हें नींबू या इमली के रस से साफ क्यों करते हैं, जबकि वे क्या है, खट्टे पदार्थ और अधिक प्रभावी होते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि जो तांबा होता है वो ऑक्साइड अम्लों से क्रिया करता है और तांबा स्वयं यह अभिक्रिया नहीं करता है। क्या करता है, ये स्वयं अभिक्रिया नहीं करता है। तांबे को अम्ल पदार्थों द्वारा साफ किया जाता है। ये तांबे के संचरित हिस्सों को अलग कर देते हैं तथा शुद्ध तांबा बच जाता है, इसीलिए जो तांबे के तल्लीन बर्तन होते हैं उन्हें इमली या नींबू के रस से साफ करते हैं। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर दे सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में विभेद लिखिए। क्या पूछा गया, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में विभेद लिखिए। इससे पहले जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी उसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था धातुओं एवं अधातुओं में के भौतिक गुण या विशेषताएं लिखिए, बट जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये अलग तरीके से पूछा गया है और दोनों का आंसर अलग अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु के विभेद लिखिए। धातु और दूसरी तरफ होगा अधातु, सॉरी मिस्टेक हो गई है, तो आप समझ लीजिएगा उधर अधातु लिखा हुआ है। तो धातु में पहला पॉइंट होगा, ये
प्रकृति के अपचायक होते हैं, जबकि अधातु ये प्रकृति के ऑक्सीकायक होते हैं। दूसरा पॉइंट है, ये क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जबकि अधातु ये अम्लीय उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। तीसरा पॉइंट है, ये क्रिया करते हैं, जबकि अधातु ये क्रिया नहीं करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, ये धनात्मक होते हैं, जबकि अधातु ऋणात्मक होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, ये जलीय विलयन में प्लस आयन बनाती हैं, यानी H+ आयन बनाती हैं, जबकि अधातु ये जलीय विलयन में माइनस आयन यानी OH- बनाती हैं। पांचवा पॉइंट था, अधातु में ये जलीय विलयन में OH- आयन बनाती हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में विभेद लिखिए। तो इस प्रकार हम रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में विभेद लिख सकते हैं। बट आप क्वेश्चन पे जरूर ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था और जो 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं और दोनों के आंसर भी अलग अलग हैं। इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, अमलगम क्या है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अमलगम क्या है। तो इसका आंसर होगा, पारे के साथ धातुओं के मिश्रण को अमलगम कहते हैं। अमलगम क्या होता है, पारे के साथ धातुओं के मिश्रण को अमलगम कहते हैं। इसका उपयोग दांतों में भरने के लिए किया जाता है। तो अमलगम क्या होता है, पारे के साथ धातुओं के मिश्रण को अमलगम कहते हैं। अगर आपसे इसका प्रयोग पूछ लिया जाए तो इसका उपयोग दांतों को या दांतों में भरने के लिए किया जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था, अमलगम क्या होता है, तो इसका आंसर भी हम इस प्रकार दे सकते हैं। यहीं पर आपकी क्लास समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई क्या क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो और आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दूंगी। साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, और जो ये टॉपिक है इसी नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।